हाय एवरीवन, आई एम एमन खान एंड वेलकम टू लॉ एड बाय एमन। सो आजकल हम पढ़ रहे हैं मुस्लिम लॉ और आज का हमारा टॉपिक है मेंटेनेंस। सो लेट्स गेट स्ट्रेट टू द टॉपिक। तो मेंटेनेंस का नॉर्मल मीनिंग होता है इट्स अ फाइनेंशियल सपोर्ट प्रोवाइडेड फॉर पर्सन लिविंग एक्सपेंसेस। मेंटेनेंस का अरबिक में मतलब होता है नफाका, जिसका मतलब होता है व्हाट अ पर्सन स्पेंड्स ओवर हिज फैमिली। बेसिकली तीन चीजें होती हैं: फूड, क्लोथिंग, लॉजिंग, रोटी, कपड़ा, मकान। ओके मुस्लिम लॉ में हस्बैंड को मेंटेनेंस नहीं मिलता, ही इज नॉट एंटाइटल्ड टू मेंटेनेंस। हस्बैंड को कुछ रिलेशंस को मेंटेनेंस देना होता है, दैट इज वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स एंड कोलैटरल रिलेशंस। ओके लेट्स बिगिन फर्स्ट विथ वाइफ। वाइफ दो तरह से हस्बैंड से मेंटेनेंस ले सकती है। पहला है आउट ऑफ वैलिड मैरिज और दूसरा है बाय प्री न्यूपिटल अग्रीमेंट। पहला है वेडलॉक में। ड्यूरिंग द वेडलॉक, जब तक हस्बैंड और वाइफ मैरिड है, हस्बैंड की कंप्लीट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वाइफ को मेंटेन करने की। ओके अगर वाइफ के पास खुद की प्रॉपर्टी है, अगर वाइफ रिच है, डजेंट मैटर, रिगार्डलेस ऑफ दीज फैक्ट्स, हस्बैंड की लाइबिलिटी होती है टू मेंटेन द वाइफ, भले ही हस्बैंड पुअर हो। ऑलराइट, ऑल्सो प्री न्यूपिटल अग्रीमेंट कैसे? पहले, अगर शादी के पहले हस्बैंड और वाइफ केम इनटू एन अग्रीमेंट कि अगर एक पर्टिकुलर कंडीशन हुई तो हस्बैंड वाइफ को मेंटेनेंस देगा। ओके ये हो गया बाय प्री न्यूपिटल अग्रीमेंट। अलॉन्ग विद दिस, स्पाउस कैन एंटर इनटू एन अग्रीमेंट फॉर स्पेशल अलाउंस, जिसको बोलते हैं खर्चाए पानदान। पान इज बीटल लीव्स, पानदान इज बीटल बॉक्स। ओके तो हस्बैंड मेंटेन करेगा वाइफ को ड्यूरिंग द टाइम ऑफ मैरिज, ड्यूरिंग द वेडलॉक, अगर ये दो कंडीशंस फुलफिल हुई तो। पहला है कि वाइफ अटेन्स द एज ऑफ प्यूबर्टी और दूसरा है वाइफ ओबेज द लॉफुल कमांड ऑफ हर हस्बैंड। ये दो कंडीशन है जिसके रहते उसको मेंटेनेंस मिलेगा। अब कब होगा? जब वाइफ जो है वो मेंटेनेंस से डिस्क्वालीफाई हो। तो ये सारी कंडीशन है जिनके होते हुए वाइफ मेंटेनेंस के लिए एंटाइटल नहीं होगी। इफ यू टॉक अबाउट ड्यूरेशन ऑफ मेंटेनेंस, वाइफ को जब तक हस्बैंड जिंदा है, जब तक शी इज मैरिड टू हर हस्बैंड, जब तक वो जिंदा है उसको मेंटेनेंस मिलेगा। अगर हस्बैंड की डेथ हो जाती है तो वाइफ को मेंटेनेंस नहीं मिलेगा, क्योंकि फिर वो हस्बैंड की प्रॉपर्टी इनहेरिट करेगी, उसको फिर इनहेरिटेंस का राइट मिल जाएगा। ओके इद्दत के पीरियड के टाइम ऑफ डिवोर्स, डिवोर्स के केस में होता है 3 लूनर मंथ्स। ओके तो इद्दत के पीरियड तक हस्बैंड जो है वाइफ को मेंटेन करेगा। After iddat period, husband has no liability under Muslim law to maintain his ex-wife. Now, divorce के बाद जो मुस्लिम वुमन है वो दो तरह से मेंटेनेंस क्लेम कर सकती है। या पहला है बाय द हेल्प ऑफ सेक्शन 125 ऑफ CRPC और दूसरा है बाय द हेल्प ऑफ मुस्लिम वुमन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑन डिवोर्स एक्ट 1986। तो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज सेक्शन 125 ऑफ CRPC। तो सेक्शन 125 CRPC लाइबिलिटी डालता है हस्बैंड पे टू मेंटेन सर्टेन रिलेशंस। ओके जो है वाइफ, चिल्ड्रन, पेरेंट्स, ये तीन रिलेशंस होते हैं जिसको हस्बैंड मेंटेन करेगा अकॉर्डिंग टू सेक्शन 125 CRPC। एंड द डिस्क्वालिफिकेशन इज अंडर सेक्शन 127 क्लॉज 3। इसमें ये बताया है कि कब जो वाइफ है वो डिस्क्वालीफाई हो जाएगी फॉर द मेंटेनेंस जो उसको हस्बैंड से मिल रहा है। इसमें वाइफ का मतलब है डिवोर्स वुमन या वो वुमन जिसको हस्बैंड ने डिवोर्स दे दी है। ओके तो वो कंडीशन है 3। पहली, या तो वाइफ रीमैरी कर ले, दूसरी या तो जो वाइफ है उसकी पर्सनल लॉस की वजह से उसको वो अमाउंट पहले ही लमसम मिल चुका है, और तीसरा जो वाइफ है वो खुद वॉलंटरली सरेंडर कर दे अपना मेंटेनेंस। नाउ मेंटेनेंस का एक लैंडमार्क जजमेंट है दैट रिवॉल्व्स अराउंड सेक्शन 125 ऑफ CRPC एंड दैट इज शाह बानो's केस। शाह बानो बेगम वर्सेस मोहम्मद अहमद खान 1985 का केस। इसका हम ब्रीफ समझ लेते हैं। शाह बानो बेगम एक मुस्लिम वुमन थी who was divorced by her husband मोहम्मद अहमद खान who was a renowned advocate in इंदौर, मध्य प्रदेश। ठीक है तो शाहबानो आफ्टर द डिवोर्स claimed for maintenance under section 125 CRPC for herself and her 5 kids. The husband contended कि कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1973 मुस्लिम पीपल पे अप्लाइड नहीं होता है क्योंकि मुस्लिम पर्सन्स आर गवर्न्ड बाय मुस्लिम लॉ शरिया। ओके एंड CRPC जो है वो उन पे अप्लाई नहीं होगा। सुप्रीम कोर्ट ने हस्बैंड का ये कंटेंशन रिजेक्ट कर दिया, सेइंग कि CRPC वो रिगार्डलेस ऑफ रिलीजन सब पे अप्लाई होती है। ऑलराइट सो इट वाज हेल्ड दैट a Muslim divorced woman who cannot maintain herself is entitled to maintenance from her former husband till the time she gets remarried. तो इस जजमेंट के बाद हुआ कंट्रोवर्सीज।
because Muslim masses felt that it's an encroachment upon their Muslim personal law. Alright? तो ये टाइम था 1986 का, जो कि थी कांग्रेस गवर्नमेंट ऑफ राजीव गांधी, राइट? तो डैमेज कंट्रोल करने के लिए व्हाट दे डिड, दे ब्रॉट द एक्ट ऑफ 1980 दैट वाज मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑन राइट्स ऑफ डिवोर्स 1986. इस एक्ट में प्रोविजंस थे फॉर द डिवोर्स्ड वुमेन, डिवोर्स्ड मुस्लिम वुमेन आफ्टर द इद्दत पीरियड. ऑलराइट, अकॉर्डिंग टू दिस एक्ट वाइफ को मेंटेनेंस मिलेगा टिल द टाइम ऑफ इद्दत, या अगर उसके बच्चे हैं तो जब तक वो बच्चे 2 साल के नहीं हो जाते तब तक उसे मेंटेनेंस मिलेगा. दूसरी चीज, वो लोग जो वाइफ से प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे, वो रिलेटिव्स वाइफ के जो उससे प्रॉपर्टी इनहेरिट करेंगे, वो उसको मेंटेन करेंगे. तीसरा, मेहर, डावर या प्रॉपर्टी जो कि वाइफ को मिली है बाय एनी ऑफ द साइड, या तो उसके साइड से या तो उसके हस्बैंड के साइड से, वो उसको वापस दे ही जाएगी. चौथा, अगर ये सब नहीं होते, ना रिलेटिव उसे मेंटेन करे, ना उसके पास वो प्रॉपर्टी है, ना ही वो खुद मेंटेन अपने आप को कर पा रही है, तो जो मजिस्ट्रेट है वो डायरेक्ट करेगा वक्फ बोर्ड को, और जो वक्फ बोर्ड है वो वाइफ को मेंटेनेंस देगा. तो बेसिकली हस्बैंड की लाइबिलिटी खत्म कर दी थी इस एक्ट ने टू मेंटेन द वाइफ आफ्टर ही हैज डिवोर्स्ड हर. इन द केस ऑफ सैयद फजल पीटी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ये 1993 का केस. इसमें केरला हाई कोर्ट ने पहली बार सेक्शन 4(2) ऑफ द एक्ट को यूज किया था, और मजिस्ट्रेट ने डायरेक्ट किया था वक्फ बोर्ड को टू मेंटेन द डिवोर्स्ड वुमन. Now the question arises कि एक डिवोर्स मुस्लिम वुमन 125 की हेल्प ले या एक्ट की हेल्प ले. तो इन द केस ऑफ रिजवाना बेगम वर्सेस मतीउल्ला, ये है केस 1989 का. इट वाज हेल्ड दैट सेक्शन 125 ऑफ द कोर्ट विल हैव नो एप्लीकेशन to the case of a divorced Muslim woman who is governed by the provision of the Act of 1986. But in the year 2010, the Supreme Court held in the case of Shabana Bano versus Imran Khan that Section 125 of CRPC would be applicable to a divorced Muslim woman for the purpose of claiming maintenance against her husband even after the expiry of iddat, so long as she does not remarry. तो सिचुएशन को थोड़ा और बेटर किया था फॉर द मेंटेनेंस ऑफ मुस्लिम वुमेन इन द केस ऑफ डैनियल लतीफी वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया. ये 2001 का केस है. इसमें सुप्रीम कोर्ट ने थोड़ा और बेटर किया था मुस्लिम वुमेन की कंडीशन, और उन्होंने ये कहा था कि वाइफ जो है उसको मेंटेनेंस हस्बैंड देगा इद्दत पीरियड के टाइम, और इद्दत पीरियड के बाद नहीं देगा, करेक्ट. लेकिन वो इद्दत पीरियड के दौरान ही उसको इतना मेंटेनेंस दे देगा कि उसको बियॉन्ड इद्दत पीरियड जो उसकी लाइफ है until she remarries, और if she not remarries, उसकी जो बाकी जिंदगी है वो उसमें आराम से चल जाए, इतना अमाउंट देगा वो इद्दत पीरियड में. ऑल्सो दैट मीन्स ही विल प्रोवाइड हर विथ रीजनेबल एंड फेयर प्रोविजंस जो कि बियॉन्ड इद्दत पीरियड भी चल जाए और जो उसकी हेल्प कर दे बियॉन्ड इद्दत पीरियड एज वेल. इस केस में ये भी कहा गया कि जो लाइबिलिटी है मुस्लिम हस्बैंड की टू मेंटेन हिज डिवोर्स्ड वाइफ, वो सिर्फ इद्दत पीरियड तक ही कन्फाइंड नहीं है. ओके, and that the provision of the act do not offend article 14, 50 and 21 of the constitution. Recently in the case of Zahid Khatun versus Nurul Haq, the Allahabad High Court held that a divorced Muslim woman is entitled to receive maintenance from her former husband not just till the completion of iddat period but for the rest of her life until she remarries. Now next is maintenance of children. तो फादर का ऑब्लिगेशन होता है टू मेंटेन हिज चिल्ड्रन, भले ही वो पुअर हो या इंडिजेंट हो. ओके, जो चिल्ड्रन का राइट होता है मेंटेनेंस का वो एब्सोल्यूट होता है. तो फादर इज लायबल टू मेंटेन फर्स्ट माइनर चिल्ड्रन ऑफ ईदर सेक्स, सेकंड अनमैरिड डॉटर, थर्ड मैरिड डॉटर इफ शी इज पुअर, एंड अडल्ट सन इफ ही इज इंडिजेंट, मतलब उसके पास रिसोर्सेज नहीं है टू मेंटेन हिमसेल्फ. ओके, हस्बैंड की एब्सोल्यूट लायबिलिटी होती है टू मेंटेन हिज किड्स, ऑलराइट, बी इट in the wedlock or out of the wedlock. In the case of Noor Sabah Khatun versus Mohammad Qasim, ये 1997 का केस है. इसमें the Supreme Court ruled that a divorced Muslim woman is entitled to claim maintenance for her children till they become major. Next is mother की भी liability होती है to maintain the kids. अगर फादर इतना इंडिजेंट है कि वो बिल्कुल मेंटेन नहीं कर पा रहा अपने बच्चों को, तो मदर की लायबिलिटी होगी टू मेंटेन द किड्स, लेकिन वो एक्सपेंसेस है वो लेटर ऑन फादर से रिकवर कर सकती है. ओके, अगर मदर और फादर दोनों ही इंडिजेंट हैं, दे आर अनेबल टू मेंटेन द किड्स, तो ये ग्रैंड पेरेंट्स की ड्यूटी बनती है टू मेंटेन द किड्स, बी इट पैटर्नल और मैटर्नल. सो चिल्ड्रन आर ऑल्सो लायबल टू प्रोवाइड मेंटेनेंस टू देयर पेरेंट्स. ऑलराइट, हर बच्चा बी इट मेल, फीमेल, अडल्ट, माइनर, अगर उसके पास सफिशिएंट मीन्स है, अगर उसकी प्रॉपर्टी इतनी है, इफ हिज इनकम इज दैट, तो वो अपने पेरेंट्स को मेंटेन करने के लिए लायबल है.
अंडर सुन्नी लॉ रिगार्डलेस ऑफ द फैक्ट कि पेरेंट्स केपेबल है अर्निंग के या नहीं है, सुन्नी लॉ में मेंटेनेंस देना पड़ता है बच्चों को। लेकिन शिया लॉ में अगर पेरेंट्स केपेबल ऑफ अर्निंग तो बच्चों की लाइबिलिटी नहीं होती टू मेंटेन देयर पेरेंट्स। एंड द लास्ट इज कोलैटरल रिलेशनशिप्स। ओके, एक मुस्लिम पर्सन को अपने कोलैटरल रिलेशंस को मेंटेन करने की लाइबिलिटी होती है, कोलैटरल रिलेशन विद इन द प्रोहिबिटेड डिग्री। ओके, नाउ व्हाट आर कोलैटरल रिलेशनशिप्स? एग्जांपल, siblings of parents or grandparents and their descendants, for example uncle, aunts and cousins. Okay, but he's liable under only two following circumstances. पहला, खुद इसी circumstances में हो। सेकंड, कि जो कोलैटरल है उसके पास और कोई जरिया नहीं है मेंटेनेंस करने का खुद की, ठीक है। बट कोलैटरल रिलेशंस को मेंटेन करने की जो लाइबिलिटी है वो सिर्फ सुन्नी लॉ में होती है। शिया लॉ में कोलैटरल रिलेशंस को मेंटेन करने की मुस्लिम पर्सन पे कोई लाइबिलिटी नहीं होती। So this was maintenance under Muslim law. See you in my next video. Till then, good luck. Bye.